मुस्लिम फैक्टर को अगर आप कर्नाटक में देखें, तो वो पूरा का पूरा पोलराइज़ था। कांग्रेस को जो है 85 से 90% के करीब मुस्लिम वोट मिला है। 13 मुस्लिम कैंडिडेट कांग्रेस की तरफ से लड़ रहे थे, मुसलमान कैंडिडेट, उनमें से 9 कैंडिडेट जीत गए हैं। उमूमी मायूसी मुसलमानों के अंदर है पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेके। हिंदू मुस्लिम की जितनी आखिरी हद हो सकती है, वो भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में पार कर ली। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज एमएक्स। जिस तरह से कर्नाटक में अब स्थिति पूरी तरह से क्लियर हो गई है, जो जादुई आंकड़ा था 113 का, उसको पार कर लिया है कांग्रेस ने। 136 पर आगे चल रही है और अभी तक नतीजे डिक्लेयर किए गए हैं, उसमें 122 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज कराई है। जहां तक ताल्लुक है बीजेपी का, बीजेपी 64 सीटों पर आगे चल रही है और 50 के करीब सीटों पर जीत दर्ज कराई है। वहीं जनता दल सेकुलर 2022 पर बनी हुई है। इस पूरे मामले में जिस तरह से 13% मुसलमानों का वोट है, ये कितना डिसाइडेड पोजीशन में रहा, क्योंकि जो विशेषज्ञ हैं वो ये कह रहे हैं कि 13% वोट ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस को पड़ा। लेकिन हमारे साथ डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनके पास पूरा डाटा है कर्नाटक का, जिन्होंने पूरी रिसर्च की है कि कितना प्रतिशत मुसलमानों का वोट है, पोलिंग बूथ तक कितना वोटर पहुंचा। ऐसे हालात में भी जब ये इलेक्शन बहुत ही संगीन हो गया था, जिस तरह से मामला उठाया गया बजरंग बली का, बजरंग दल का, हिंदू मुस्लिम पूरी तरह से इस चुनाव को कर दिया गया था भारतीय जनता पार्टी के जरिए, लेकिन उसके बावजूद मुसलमानों ने इस इलेक्शन को कितना सीरियसली लिया, कितने प्रतिशत वोटर मुस्लिम जो है वो बूथ तक पहुंचा, और किस तरह से डिसाइडिंग पोजीशन में मुस्लिम वोट रहा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब लाइव जुड़ गए हैं। तस्लीम रहमानी साहब, क्या कहेंगे? जिस तरह से आपसे मेरी बात हो रही थी, तो कितना इसमें असर डाला है मुस्लिम वोटर ने? क्योंकि जनता दल सेकुलर को ये कहा जा रहा है कि बहुत ही कम वोट पड़े हैं, और अभी मैं चेक कर रहा था, बहुत से मुस्लिम कैंडिडेट ऐसे हैं जनता दल सेकुलर के जो 1000 वोट भी नहीं पाए। जी, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, एक बात तो बहुत ही वाज़ेह है कि मुस्लिम फैक्टर को अगर आप कर्नाटक में देखें, तो वो पूरा का पूरा पोलराइज़ था। जनता दल सेकुलर को 10-12% वोट मुसलमानों का मिला करता था, जो टोटल मुस्लिम वोट है उसका 10-12% वोट मिलता था, जो इस बार नहीं मिला है। वो सारा वोट शिफ्ट हो गया है कांग्रेस की तरफ। इसलिए कांग्रेस को जो है 85 से 90% के करीब मुस्लिम वोट मिला है, जितना भी वोट पोल हुआ है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि चूँकि ये इलेक्शन के बहुत पहले से कर्नाटक की फिज़ा को कम्युनलाइज़ करने की कोशिश की गई थी। तो मुस्लिम वोट तो डिसाइडेड था कि वो इस बार कहीं भी ज़रा भी डिवाइड नहीं होगा, और वो खामोश भी था। लोग ये कह रहे थे कि मुस्लिम वोट खामोश है। तो उस खामोशी का ये मतलब हमेशा ही समझा जाता है कि मुस्लिम वोट ने डिसाइड कर लिया है कि वो क्या करेगा। इसलिए आप देखें, इतनी मेजर फोर्स होने के बावजूद जो ओल्ड मैसूरू है, जो सबसे ज्यादा बड़ा पार्ट है कर्नाटक का, जिसमें 62 के करीब सीटें हैं, उन उसमें ही वोकलिंगा वोट है जो जनता दल एस का है, और उसमें ही मुस्लिम वोट भी है। मैसूर रीजन वगैरह का, श्रीरंगापट्टनम वगैरह के जो इलाके हैं वो सब मुस्लिम वोट के भी वो है। तो उस कॉम्बिनेशन के साथ देवेगौड़ा साहब की भी पार्टी जेडीएस जीता करती थी। तो इस बार 17 सीट का लॉस हुआ है उनको, 15 सीट का। तो ये जो लॉस है, ये इसमें मेजर फैक्टर मुस्लिम वोटर्स का है, जो शिफ्ट हुआ कांग्रेस की तरफ। और ये इसके नतीजे में हम ये देखते हैं कि चामराजनगर की जो सीट है, जो मैसूर, ओल्ड मैसूर के पास में है, वहां तनवीर सेठ कांग्रेस के लड़ते हैं। वो बहुत मुश्किल कंडीशन में थे, लेकिन सारा वोट चूंकि शिफ्ट हुआ वहां से, जेडीएस के भी मुसलमान लड़ रहे हैं, एसडीपीआई से भी एक मुस्लिम कैंडिडेट जो तीसरी बार कंटेस्ट कर रहे थे, 40,000 वोट एसडीपीआई के कैंडिडेट ने वहां पर लिया है। इसके बावजूद 68,000 वोट कांग्रेस के कैंडिडेट को, तनवीर सेठ को मिला, और वो जीत गए। और तनवीर सेठ को जो हमारे ये शाहिद थे जेडीएस के, उनको कुछ नहीं मिला। तो ये एक एग्जाम्पल है मुस्लिम वोट के पोलराइजेशन की। तो 13 कैंडिडेट कांग्रेस की तरफ से लड़ रहे थे, मुसलमान कैंडिडेट, उनमें से 9 कैंडिडेट जीत गए हैं।
4 कैंडिडेट जो हारे हैं, वो 2000-3000 वोट से ही सिर्फ हारे हैं, बहुत ही कम मार्जिन से। तो ये जो कम मार्जिन से हारे हैं, या एक जो नेगेटिव फैक्टर हमारा है, जिसे मैं नेगेटिव मानता हूँ, वो ये है कि हमारा पोलिंग परसेंटेज, जो स्टेट का पोलिंग परसेंटेज है, उससे तकरीबन 20% कम वोट डाला है। जी, तो जो टोटल पॉपुलेशन है कर्नाटक की 6.5 करोड़ की कुल आबादी है, उसमें 13% मुस्लिम है, जो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है कर्नाटक की। उस में से जो वोट का हिस्सा है, तकरीबन जो पोलिंग हुआ, जो वोट है, 5 करोड़ 21 लाख वोट है कर्नाटक जी। में। तो 13% अगर मुस्लिम वोट को लगा लें तो 80 लाख की पॉपुलेशन है और 65 लाख वोट है। तो हमारा वोट है 65 लाख। उसमें से जो पोलिंग हमारा हुआ है, यही जितनी सीटें हैं, चामराजनगर हो गई, गंगाराम नगर, शांति नगर, ये तकरीबन 40 सीटें हैं जिसपे 20% से ज्यादा मुस्लिम वोट है। लेकिन ये जिन सीटों पे जीते हैं, ये अच्छे खासे बड़े मार्जिन की सीटें हैं। गुलबर्गा है, बीदर है, और इस तरीके की जो बेलगाम है, बीजापुर है, रायचूर है, इन जगहों पर मुस्लिम वोट्स हैं। तो यहाँ के जो जब हम ये देख रहे हैं कि टोटल पोलिंग कितना हुआ है, तो हमको इनमें से अक्सर सीटों पे 50%, 55% पोलिंग दिखाई दे रहा है। तो ये बड़ी तकलीफ की बात है। जहां आम वोटर जो है वो 70%, 75%, 80% पोलिंग कर रहा है, दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी पे, खासतौर पर दलित कॉन्स्टिट्यूंसी पे बहुत हाई पोलिंग है। तो हमारे जो मुस्लिम कहलाई जाने वाली सीटें हैं, उन पे जब 50-55% हो, तो ये टोटल वोट ही हमारा तकरीबन 32-33 लाख वोट पोल हुआ हमारा, 65 लाख में से। ये अच्छी बात तो नहीं है ना। ये अगर ये ज्यादा वोट तो पोल दरवानी साहब, होता। ये कहा जाए कि अगर मुसलमानों ने ऐसे हालात में भी घर से निकल करके वोट डालने की जहमत गवारा नहीं की, जिस तरह के हालात पूरे मुल्क के पिछले 9-10 सालों से 2014 के बाद से बने हुए हैं, और कर्नाटक में जिस तरह की परेशानी लोगों ने झेली है, हिजाब का मसला काफी रहा वहां पर, और अब आखिर में आते आते जिस तरह से पोलराइज करने की पूरी कोशिश की गई है, पूरी ताकत झोंकी गई है, तमाम बड़ी लीडरशिप वहां पर मौजूद थी, ऐसे में भी घर से निकलकर ना आ पाना कितना ये दिखाता है कि लोग इस पूरे मामले को लेकर संजीदा हैं। देखिए, एक बात तो ये है कि उमूमी मायूसी मुसलमानों के अंदर है पॉलिटिकल पार्टीज को लेके। वो तो एक जमाने से है, लेकिन वो कोई अच्छी बात तो नहीं है ना, वो एक नेगेटिव चीज है। अब जब इतना हाईली पोलराइज्ड हो रहा और हाईली कम्युनलाइज्ड हो, यानी कम्युनलिज्म की और हिंदू मुस्लिम की जितनी आखिरी हद हो सकती है, वो भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में पार कर ली। और छोटे मोटे लीडर्स ने नहीं, खुद वजीर आजम, वजीर दाखिला और बीजेपी के प्रेसिडेंट ने उन हुदूद को क्रॉस कर लिया कि अगर इलेक्शन कमीशन जरा भी ईमानदार हो तो वजीर आजम के खिलाफ वो मुकदमा कर सकता है, जो हरकत वजीर आजम ने की। इतना बड़ा कम्युनलाइजेशन होने के बावजूद अगर मुसलमान अपने हुकूक के लिए जुरत करके बाहर नहीं आ रहे, तो ये बहुत ज्यादा अफसोसनाक बात है। और ये मतलब ये मायूसी चाहे जितनी भी हो, जब ये दिखाई दे रहा है, वहां कर्नाटक में बहुत वाजे था इलेक्शन का सिनेरियो, जब ये वाजे है कि मुख्तलिफ कम्युनिटीज मुत्तहिद हो रही हैं भारतीय जनता पार्टी के इस कम्युनलिज्म के खिलाफ। बेसिकली इस कम्युनलिज्म का गुस्सा अवाम के अंदर था, जो इतनी बड़ी तादाद में अवाम ने कर्नाटक के वोट दिया। जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों में कहीं ना कहीं सियासत को लेकर मायूसी है, तो इस्लाम तो कहता है कि मायूसी कुफ्र है। तो इस पर किस तरह से काम होना चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज लोगों के अंदर आ गई कि जाने दीजिए भाड़ में, मैं वोट नहीं डालूंगा, मेरा क्या फायदा होने वाला है, मुसलमान वैसे ही सियासी तौर पर अछूत बनाया जा रहा है, तो ये तो बहुत खतरनाक है। ये बहुत खतरनाक है, बहुत गलत है, बहुत गैर उसूली है, गैर अखलाकी, गैर जमहूरी, और एक एक सेकुलरिज्म के खिलाफ एक एटीट्यूड है, जिसे जी, डिस्करेज करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह तो बहुत ज्यादा सियासत पे कोई दिलचस्पी लेती नहीं है, लेकिन बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स काम कर रहे हैं। उनको और एक्टिवेट होना चाहिए। और जो मुसलमानों का पूंजीपति तबका है, उस पूंजीपति तबके को अब ये चाहिए कि वो पॉलिटिकल थिंक टैंक को रिसोर्सेज फराहम करे। जो लोग काम कर रहे हैं इस फील्ड में, हमको ग्राउंड पे जाकर भी देखे। एक स्ट्रेटेजी होती है इलेक्शन में जो पॉलिटिकल पार्टीज बनाती हैं, वो अपने अपनी जी, हार और जीत के नुक्ता नजर से अपनी हिकमत अमली तय करती हैं, उस पर काम करती हैं। लेकिन हमको अलग से अपनी एक हिकमत अमली भी
बनानी चाहिए कि हमारा बिहेवियर इलेक्शन में क्या होगा। ये एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा वोट किस तरीके से किसको दें, कितना दें, कहां पर दें। ये तो बहुत लिखने पढ़ने का काम है। सियासत 24 घंटे का काम है, और ये जैसे मैं जो काम करता हूं, मुस्तकिल इसमें लगना पड़ता है। तो इसमें रिसोर्सेज की जरूरत होती है, स्टाफ की जरूरत होती है, दफातर की जरूरत होती है। हम इस पे काम नहीं करते। मैं इसके एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूं। उत्तर प्रदेश में जो 2022 का असेंबली इलेक्शन हुआ, 143 सीटों पे, यूपी असेंबली सीटों पे 178 पॉलिटिकल कैंडिडेट मुसलमान थे, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के थे, यानी समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे और आरएलडी के, उनकी तादाद 178 थी 143 सीटों पे। और उन्होंने तकरीबन 1,500 करोड़ रुपया खर्च किया अपने अपने इंडिविजुअल इलेक्शंस पे, और वो जीते कितने? सिर्फ 20। यानी हमारे 150 कैंडिडेट इतना बड़ी रकम खर्च करके, यानी 1,500 करोड़ रुपए की एक माने होते हैं। लेकिन अगर इन्होंने कहीं रिसोर्सेज को क्लब किया होता, इन्वॉल्व किया होता कम्युनिटी के और लोगों को, तो यही रिजल्ट जो 20 पे आया 50 भी हो सकता था। और 1,500 करोड़ में बहुत से काम सियासत के कर सकते हैं, लेकिन काम करने वाले जो लोग हैं उनको ना रिकॉग्नाइज करते हैं, ना पैसा देते हैं, ना रिसोर्स देते हैं। तो इसकी जरूरत है कि मुसलमानों के पॉलिटिकल थिंक टैंक काम करें, वरना ये मायूसी जो जिसका इजहार कर्नाटक में हुआ, यूपी में तो डंडे के जोर पे किया जा रहा है। रामपुर में जिस तरीके से वोट नहीं डालने दिया गया, और इस इलेक्शन में जो 11 तारीख और 4 तारीख को हुआ, इसमें कोशिश कई जगहों पर कोशिश हुई कि मुसलमान वोट न डालें। ये कोशिश फिर हर जगह होगी, और यही आरएसएस चाहता है कि आप वोट न डालें। तो जो आरएसएस का एजेंडा है, आप मायूसी के तहत हो, या खौफ के तहत हो, या लापरवाही के तहत हो, आप आरएसएस के खिलाफ बोलते भी हैं और काम भी वही करते हैं जो आरएसएस करना चाहता है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत गलत ट्रेंड है, हमको इससे बचना चाहिए। हमारा जितना बड़ा पोलिंग परसेंटेज होगा, उतना ज्यादा हम अपनी कामयाबी को दर्ज करा सकते हैं। कोई रोकने वाला नहीं है, वोट डालें। तो ये ज्यादा सबसे बड़ा साहब, इंपॉर्टेंट आपने यूपी का जिक्र किया। यूपी में जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं कि 17 मेयर के जो इलेक्शन हुए थे, 17 से 17 बीजेपी जीत गई। एक बड़ी सीट का जिक्र बार बार हो रहा है, इमरान मसूद की जो पत्नी खड़ी हुई थी वो हार गई हैं। वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीता है, मुस्लिम बहुल इलाके। वहां पर यह भी कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने वहां पर खेल बिगाड़ा। इसके साथ ये भी बात सामने आ रही है कि बहुत सारे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, मुसलमान। देवन सीट जो पूरी सुरक्षित मानी जाती थी, वहां से इस बार फिर वो सीट वहां से निकल गई है, हार गए। तो ये कई ऐसी चीजें, और इसके साथ ही एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है, ये पूरा क्षेत्र, चाहे सहारनपुर की बात करें, देवबंद की बात करें, हजारों की संख्या में यहाँ पर मदारिस हैं, और मदारिस के जरिए भी पूरी कंपेन चलाई जाती है। लेकिन उसके बावजूद इस तरह का नतीजा कहीं ना कहीं मायूस करता है। देखिए, मैंने इसीलिए कहा कि हमको बूथ लेवल पे टीम्स को काम करना चाहिए जो वोट निकलवाने का काम करें। बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज करती भी हैं, और इसीलिए देखिए भारतीय जनता पार्टी को वोट इसलिए मिलता है कि उनके पास पन्ना प्रभारी होता है, और वो पन्ना प्रभारी बूथ पे जाके लोगों को निकालता है, बूथ पे ले जाके वोट डलवाने के लिए। तो उस लेवल पे काम करना सिर्फ एक तकरीर कर देने से और एक जगह मदारिस में बैठ के अपील छपवा के पर्चा देने से वोट नहीं पड़ता है। ये बात समझनी चाहिए, ग्राउंड पे खड़ा होने से वोट पड़ता है। एक बात। दूसरी बात, अभी यूपी में जैसे आप सहारनपुर की बात कर रहे हैं, सहारनपुर में कुल मिला के 6,000 वोट से इमरान मसूद की भाभी हैं वो, जो जिन्हें शिकस्त इन्होंने डिक्लेयर कर दी 6,000 वोट से। और वहां समाजवादी पार्टी का भी वोट बहुत कम है, यानी बीजेपी और बीएसपी के बीच तकरीबन पोलराइज्ड है वोट, इमरान मसूद और जो बीजेपी का डिक्लेयर किया है। और समाजवादी पार्टी को 52,000 के करीब वोट मिला है वहां कुल, 26,000 वोट कांग्रेस को मिला है। तो अब आप इससे समझिए कि ये जीता हुआ कैंडिडेट था इमरान मसूद। पोलिंग वहां भी 50% से कम है, 50% से कम है पोलिंग। तो हमारा वोट अगर पड़ जाता, तो अब हम ये मानते हैं कि चलिए वहां एडमिनिस्ट्रेशन बेईमानी कर रहा है, वो पिछले पिछले एक हफ्ते से कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन, इमरान मसूद को परेशान कर रहा है, उनके भाई के खिलाफ मुकदमा डाल दिया, उनको बहुत सी चीजें वहां पर की। लेकिन हमारा भी तो वोट नहीं डाला ना। अगर वोट डाला होता तो ये 6,000 वोट कंपेंसेट होके एडमिनिस्ट्रेशन ये बेईमानी नहीं कर पाता। मुरादाबाद की सीट को आप देखिए, मेयर की सीट पे सिर्फ 3,500 वोट से मुरादाबाद में कांग्रेस का कैंडिडेट हार गया, सेकंड लेवल पे बीजेपी जीत गया, सिर्फ 3,500 वोट से।
और वहां पर सारे समाजवादी, बीएसपी, एमआईएम सब लोग खड़े हैं, और वोट हमारा पोलिंग कितना है वहां, 47%। अब मुरादाबाद जैसी सीट पे आपका पोलिंग ही 47% हो रहा है, 53% वोट डालने ही नहीं गए आप। तो आपने अगर वोट डाला होता 70-80%, तो 3,500 वोट को मैनेज नहीं कर सकती थी बीजेपी। तो ये मैनेज वोट है जो यूपी में एटलीस्ट। तो तस्लीम साहब ये बात आ रही है कि मुस्लिम इलाकों में वोट डालने ही नहीं दिया गया। बहुत सारे शॉर्ट्स आए इस तरह के, लंबी लंबी ये लाइनें हुआ लगी हुई है। थी, जिस तरह से चेक कर रहे थे पेपर्स, तीन तीन पेपर, चार चार तरह के डॉक्यूमेंट्स थे, उसके बावजूद और पांचवा डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा था। देखिए यूपी में ये हुआ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हमने तो, आपने बहुत चलाया, देखिए रामपुर कब में जो बाई इलेक्शन हो रहा था, उसमें आपने चलाया किस बुरे तरीके से पुलिस ने डंडे मार मार के भगाया, और वह 35% खाली वो पोलिंग रह गया था। इस बार भी हुआ है, लेकिन इसके बावजूद जो लोकल लीडरशिप है वो घर में कैसे बैठ जाती है, वो इसे रेजिस्ट क्यों नहीं कर रही, क्यों कंप्लेंट्स नहीं डाल रहे? अगर रोका गया है तो जो लोकल लीडरशिप है, चाहे वो समाजवादी पार्टी की है, बीएसपी की है, कांग्रेस की है, उनके भी तो स्टेक्स है ना। उनको अदालतों में जाना चाहिए इसके खिलाफ, उनको पुलिस में थाने में जाके धरने देने चाहिए, कंप्लेंट्स करनी चाहिए इसके खिलाफ। ये खामोश होके क्यों बैठ जाते हैं? ये इससे तो लड़ना पड़ेगा। और जमहूरियत में ये लड़ाई बड़ी आसान है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। स्टेक होल्डर्स बहुत होते हैं, इसलिए ये लीडर्स जाके अगर रिप्रेजेंटेशन देंगे, जैसे रामपुर की लोकसभा सीट पे सुप्रीम कोर्ट में केस दायर हो गया, वहां के एक लॉयर ने केस दायर किया, और वो एडमिट हुआ, उस पर सुनवाई चल रही है, और पुलिस को वहां सख्त सुस्त कहा गया है, और अभी केस भी चल रहा है। तो ये केसेस हमको ऐसी सूरत में डालने चाहिए जहां हमको हमारा वोट डालने से हमें जबरदस्ती रोका जा रहा है, उनके वीडियोस बनाना चाहिए। डर के घर में बैठने से काम नहीं चलेगा। शुक्रिया जी। तस्लीम रहमानी साहब हमसे इस मामले पर बात करने के लिए। जिस तरह से तस्लीम रहमानी साहब ने ये कहा कि मुसलमानों को मायूस नहीं होना चाहिए, चाहे हालात कितने से ही बदतर से बदतर हैं। जो मुसलमानों में सरमायाकार लोग हैं, पैसेदार वाले लोग हैं, उनको इस तरह की कुछ टीमें बनानी चाहिए, इस तरह की एक एफर्ट करनी चाहिए कि पूरा डाटा पर काम किया जाए, और डाटा के आधार पर मुसलमानों को जागरूक कर जो एक वोट का हक है उसको सही तरह से इस्तेमाल किया जा सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा अच्छे लोग मुसलमानों में, जो मुसलमानों के लिए काम करना चाहते हैं, देश के लिए काम करना चाहते हैं, ऐसे लोगों तक असेंबली और पार्लियामेंट भेजा जा सके। शुक्रिया। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी तो जरूर बताएं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।